यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज में आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। और 5 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं और आज इसका ये 6वां है। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो सभी जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, तो इसे अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल लोथल जो था वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। जो लोथल, या फिर ऐसे कह सकते हो कि लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, फेमस बंदरगाह है, वो किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है। क्या भोगवा नदी पर, बिंदान नदी पर, मादन नदी पर, या सादीकोन नदी पर। लोथल के बारे में बता दूं, ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है और ये भोगवा नदी पर स्थित है। किस पर? भोगवा नदी पर है। और इसकी जो खोज की गई थी ना, वो एस.आर. राव ने की थी, एस.आर. राव ने। और लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है, याद रखना, फेमस बंदरगाह है। और यहीं से फारस की मुद्राओं के साक्ष्य मिले थे, फारस की और मृदवांड के भी साक्ष्य मिले थे यहाँ से। और फारस की मुद्रा हो गई, मृदवांड हो गए, और सवादान के भी साक्ष्य मिले थे, यानी सब जो थे उसके अवशेष मिले थे यहीं से। तो फेमस हो जाता है अपने आप में। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका टाइम पीरियड कहा जाता है 2350 से 1750 तक। ठीक है, 2350 से 1750 तक। और इसकी जो खोज की गई थी 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। इसके बाद 1922 में एक और प्रमुख शहर है मोहनजोदाड़ो, ये 1922 में खोजा गया था और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखो, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसीलिए इसी को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसी वजह से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा, इसी वजह से इसको हड़प्पा कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो जो है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और मृतकों का घाव इसका है, ये इसका लोथल का अर्थ है मृतकों का घाव, और मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, तो देखो अब आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो, चंद्रयान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चंद्रयान को आप अच्छे से रट लेना, उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन की संभावना कोई भी एग्जाम हो सभी में बनी रहेगी। अब देखो, इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से ये छांटना है आपको कि असत्य कौन सा है। तो देखो, चंद्रयान के बारे में पहला कथन है कि चंद्रयान 3 का जो लिफ्ट भार था वो 3900 kg था। क्या? दूसरा कथन है इसमें कि लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ जो थी लगभग 14 लूनर डे की थी, यानी चंद्रमा के 14 दिवस के बराबर थी, 14 दिन के बराबर थी। क्या इसकी चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ? तीसरा कथन है इसमें, क्या लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 kg था? 1752 kg था क्या अकेले उसका लैंडर विक्रम का? रोवर भी था उसमें प्रज्ञान, और केवल रोवर का भार 26 kg था। तो देखो, ये छांटना है इसमें गलत कौन सा है और सही कौन सा है। देखो, कोशिश करो। देखो, पहला स्टेटमेंट चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार 3900 kg था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इसमें चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ जो थी ये 14 लूनर डे की नहीं थी, ये एक लूनर डे की थी। कितने की? 1 लूनर डे की। और 1 लूनर डे जो होता है ये पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसमें ऐसे होता कि 14 पृथ्वी दिवस के बराबर थी इसकी मिशन लाइफ, तो सही होता। लेकिन जो है ये 14 लूनर डे, 1 लूनर डे जो होता है 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन के दिन होते हैं। इसी वजह से, जैसे पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन और रात होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो उसी हिसाब से जैसे ध्रुवों पर होता है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, उसी तरह से चंद्रमा पर 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर रात होती है और 14 दिन के बराबर ही वहाँ पर दिन होता है। तो ये पहला गलत है इसमें। और देखो, थर्ड है इसमें लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 kg था। क्या? नहीं, ये दोनों का था, रोवर और विक्रम दोनों का वजन था 1752 kg, तो ये भी गलत हो जाता है। केवल रोवर का भार 26 kg था, केवल रोवर का भार 26 kg था। क्या?
इसमें अगर रोवर का भार देखा जाए तो वो 26 kg था। ठीक है, तो इसमें पहला और चौथा तो सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा ये गलत है। अब ये देख लो इसमें कि दूसरा और तीसरा किस में दिया हुआ है। तो देखो इसके सभी ऑप्शन गलत हैं, तो समझ लेना, इसको सही कर लेना, दूसरा और तीसरा ये आंसर हो जाएगा इसका, बाकी सभी सही हैं इसमें। चंद्रयान 3 के बारे में आपको बता दूं, एक सेकंड। देखो चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को। और इसको जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था ये इसरो ने किया था, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1969 को। 19 अप्रैल 1969 को इसकी इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसने इसको लॉन्च किया था। और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। कौन? एस सोमनाथ। और कहाँ से लॉन्च किया गया था इसे भी पूछा जा सकता है, तो ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, सतीश धवन से। और इसको जो लॉन्च किया था ये रॉकेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको लॉन्च किया था LVM 3 M4 ने। किसने? LVM 3 M4 ने इसको लॉन्च किया था। LVM 3 M4 ने इसको लॉन्च किया था। और इसकी जो लागत आई थी कुल 615 करोड़ आई थी। कितनी? 615 करोड़। इस चंद्रयान 3 के जो ये लॉन्च किया गया था इसमें 615 करोड़ का कुल खर्चा आया था। और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। क्या थी? साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 की जो मिशन था चंद्रयान 3, इसकी वो थी थीम। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब लैंड किया था इसने चंद्रयान के जो दक्षिणी क्षेत्र वो है ना दक्षिणी ध्रुव, उस पर। तो ये वो लैंड किया था उस पर 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। और इसी वजह से भारत में 23 अगस्त के दिन को अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। याद रखना, भारत से पहले कोई दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया है। किसी भी देश का कोई भी अभियान या कोई भी लैंडर ने उस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले किसी ने भी लैंड नहीं किया है। और इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। और जिस स्थान पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिस स्थान पर इसने लैंडर ने लैंड किया था तो उसको नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या? शिव शक्ति पॉइंट, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरीन जो है उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60, 48, 24 या 64 फुलरीन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फुलरीन में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 60 होते हैं, यानी फुलरीन 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और ये कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? फुलरीन कार्बन का अपरूप। और कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप क्या है? तो याद रखना, कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप है हीरा। हीरा। और हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से या निम्न जीवों में से कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? इसमें कौन सा जीव है जो भारत में नहीं पाया जाता है? क्या चीता प्राकृतिक रूप से पूछा है इसमें? कृष्णग्रीव, सारस, उड़न गिलहरी या हिम तेंदुआ? भारत में प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव है इन चारों में से जो नहीं पाया जाता है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो चीता है ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। पहले पाया जाता था लेकिन अब नहीं पाया जाता है, क्योंकि भारत में 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब? 1952 में। तभी तो अभी थोड़े दिन पहले अफ्रीका से मंगाए गए हैं। कूनो में, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, उसमें ला करके रखा है
और अफ्रीकी देश है नामीबिया और बोत्सवाना, वो जो अफ्रीकी देश हैं उनसे मंगाया गया है। ठीक है, तो याद रखना 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और अब ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है भारत में। इसके अलावा इसमें देखो हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुआ ये भारत के लद्दाख नहीं सॉरी हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में देखे जा सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उसमें देखा जा सकता है, और ये लद्दाख व हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है, तो इससे ये समझ सकते हो ये लद्दाख में भी पाया जाएगा। ठीक है, और कृष्णग्रीव सारस ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और जो ये उड़न गिलहरी है ये भी पाया जाता है भारत में, और भारत में इसकी कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 7। भारत में तो पाया जाता है और भारत में भी इसकी कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये कृष्णग्रीव सारस ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हिम तेंदुआ ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड लद्दाख इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब आगे देखो, आपूर्ति संग्रहण वर्गीकरण पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया संबंधित है। किससे संबंधित है? आपूर्ति संग्रहण वर्गीकरण पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया संबंधित है। क्या कंपोस्टिंग से, पायरोलिसिस से, ध्वनिरोधक से या प्लास्टिक पुनर्चक्रण से? तो इसकी जो ये प्रक्रिया है आपूर्ति संग्रहण वर्गीकरण पृथक्करण पुनर्प्रसंस्करण ये प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित है। किससे? प्लास्टिक पुनर्चक्रण से। उत्तर प्रदेश में मिलेट्स यानी कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में आपको विचार करना है इन कथनों पर। देखो, इससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलता है। यानी ये कार्यक्रम है आपके सामने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, क्या इससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलता है? दूसरा कथन है इसमें कि इसको 2022-23 से 2026-27 तक संचालित किया जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा सही है, अब ये छांटना है। तो याद रखना ये दोनों ही सही हैं। देखो इस तरह के स्टेटमेंट हों और इस तरह से पूछा जाए तो तकरीबन अधिकतर दोनों को सही होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये दोनों सही हैं। जो मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम है उससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलता है, और 2022-23 से 2026-27 तक संचालित किया जाएगा इसको। तो इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। और इसमें समझ लो कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है ना, कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण, इसमें जैसे मिलेट्स में जैसे ज्वार बाजरा कोदो सावा रागी सभी इसमें प्रमुख रूप से इसमें शामिल हैं। तो इसी का प्रसंस्करण और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत जो प्रोत्साहन दिया जाएगा ना खेती को, उसमें मिलेट्स बीजों के मिनी किट कृषकों को इसमें निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यानी जो मिलेट्स बीजों के मिनी कृषक होंगे ना, उन्हें किट को निःशुल्क वितरण किया जाएगा, मिनी किट को। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसमें बंजर भूमि का विस्तार है सबसे अधिक? तो देखो बंजर भूमि कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर वर्षा कम होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो उसी साइड में तो रेगिस्तान का निर्माण होता है। जहाँ पर वर्षा कम हो, वाष्पीकरण अधिक हो और टेम्परेचर अधिक हो, तो उसी क्षेत्र में तो पाया जाएगा। तो यही समझ लो कि जहाँ पर बंजर भूमि पाई जाएगी तो वो बंजर भूमि और मरुस्थल ये तकरीबन एक जैसे ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखो झांसी है, आगरा है, हरदोई है या कानपुर है? और अनुमान लगाओ कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसमें कम वर्षा होती है? तो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है। पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में अधिकतर कम वर्षा होती है, और उसमें से भी सबसे अधिक भारत में या फिर उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में तो नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में।
और भारत में होती है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब है जो सर्वाधिक बंजर भूमि है उसका विस्तार है आगरा में। आगरा में सबसे अधिक अपर्दन होता है, वायु अपर्दन जो होता है आगरा में होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अब देखो आगे क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनपद में वायु अपर्दन सर्वाधिक मिलता है? ये दोबारा से पूछ लिया है, वही क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। तो आगरा और मथुरा के क्षेत्र में वायु अपर्दन सबसे अधिक मिलता है। नहीं, सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने? अपर्दन को बता दिया था। उसमें पूछा था बंजर भूमि का क्षेत्र विस्तार कहाँ पर है सबसे अधिक। तो जो बंजर भूमि है ना वो भारत के उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का एरिया है ना, जहाँ पर झांसी, ललितपुर और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जो है वहाँ पर बंजर भूमि है सबसे अधिक। ठीक है, आगरा में भी है लेकिन इसमें बंजर भूमि पूछा है, मैंने कर दिया था उसको वायु अपर्दन। ठीक है, कहाँ पर है? तो सर्वाधिक बंजर भूमि है झांसी में और द्वितीय स्थान है आगरा का। वैसे आगरा में भी काफ़ी बंजर भूमि है लेकिन पहले स्थान पर है झांसी। और वहाँ पर जो झांसी का देखा जाए तो तकरीबन 445 वर्ग किलोमीटर के आसपास उसका क्षेत्रफल बंजर भूमि के रूप में है। आगे देखो, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है 9वां, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी NEERI जो महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है। नीरी कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन क्या है, इसमें ये पूछना है। देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है वो नीरी, वो तो नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अब आपको वो छांटने कहाँ कहाँ पर हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो ये पांचों, ये स्टेटमेंट इसका ऑप्शन इसका पहला ही ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। देखो 3 तो महानगर याद कर लो। जो 4 महानगर हैं उसमें महाराष्ट्र मुंबई चारों को याद कर लो क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में तो इसका मुख्य कार्यालय है। ठीक है, उसके अलावा जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 4 तो महानगर याद कर लो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके अलावा एक हैदराबाद को और याद कर लो। तो इस पांचों जगहों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं नीरी के। प्रसिद्ध विद्वान लेनपूल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? लेनपूल, विद्वान है लेनपूल। इसके अनुसार लघु अकबर किसे कहा जाता है? क्या दारा सिकोह को, इब्राहिम द्वितीय को या मोहम्मद शाह रंगीला को? तो याद रखना ये कहा जाता है दारा सिकोह को। दारा सिकोह जो था अकबर के, उसके शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था। जो औरंगजेब के 4 पुत्र थे ना, शाहू शुजा, मुराद बख्श, दारा सिकोह, औरंगजेब, उन चारों में से सबसे बड़ा था दारा सिकोह। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक विद्वान और व्यक्तिगत रूप से उदार व्यक्ति था। ये विद्वान तो था ही, उसके अलावा उदार भी था। और इतिहासकार हुए हैं लेनपूल जो इतिहासकार हुए हैं इन्होंने इसको मिनी यानी लघु अकबर की संज्ञा दी थी। किसकी? लघु अकबर की। और दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से भी नवाजा गया था। शाह बुलंद भी कहा जाता था दारा सिकोह को। क्या? शाह बुलंद किसको कहा जाता था? दारा सिकोह को। तो अकबर की संज्ञा, लघु अकबर की संज्ञा किसको दी गई थी लेनपूल के द्वारा? दारा सिकोह को। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है क्या ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का पांडय ब्राह्मण। तो इसमें यह पूछा है।
तो देखो ऋग्वेद का तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐत्रेय और कैशितकी हैं इसके, ठीक है, ऐत्रेय और कैशितकी। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ये भी ठीक है, सामवेद का पंचवेश और अथर्ववेद का ये गलत है। अथर्ववेद वेद का तांडव ब्राह्मण नहीं है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। क्या है? गोपथ, सॉरी गोपथ, इसका गोपथ है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। देखो जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहा जाता है होत्र, होत्रा या होत्री, कुछ भी कह सकते हो। और जो सामवेद का करता है उसको कहा जाता है उद्गाता। और जो यजुर्वेद का उच्चारण करता है मंत्रों का उसको कहा जाता है अधर्व्यु। क्या? अधर्वु। और जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा। और सबसे नवीनतम वेद भी है ये अथर्ववेद, जादू टोना मंत्र मंत्र फंत्र इसमें है सब कुछ। और सामवेद के जो मंत्र हैं या मंत्र हैं उसका गायन होता है, उच्चारण नहीं होता, ये और याद रख लेना। और यही कहा जाता है उसका संगीत का, यानी जो संगीत का जो उदय हुआ था ऐसा कहा जाता है कि सामवेद से ही हुआ है। जैसे 7 स्वर हैं सारे गामा पादा नी, तो वो सभी इसी से संबंधित है। और सबसे पुराना इसमें ऋग्वेद है, सबसे नवीन है अथर्ववेद। कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका कौन सा ग्रंथ है इनमें से? परशिष्टि पर्व, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि या गार्गी संहिता? तो याद रखना जो अर्थशास्त्र है इसको लिखा था कौटिल्य ने, और तभी लिखा था एक मेगास्थनीज हुआ था उसने भी लिखा था इंडिका को। तो अर्थशास्त्र को लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। और ये जो प्रबंध चिंतामणि है ना, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर लिखी गई है, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी पर लिखी गई है, यानी एक टीका ग्रंथ है, ये ऐसे समझ सकते हो। और इसकी प्रबंध कोश की रचना, प्रबंध कोश भी है एक, प्रबंध कोश की जो रचना की थी राजशेखर ने की थी। किसने? राजशेखर ने। ये जो ऑप्शन बी में है प्रबंध कोश, इसकी रचना राजशेखर ने। और गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। और परिशिष्टि पर्व जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। शीशम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है क्या? यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। देखो शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है, इसमें यह पूछा है। तो याद रखना शीशम जो होता है ये एक ये एक पर्णपाती वृक्ष होता है। पर्णपाती वृक्ष किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना पर्णपाती वृक्ष उन्हें कहा जाता है जो एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी किसी एक विशेष मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जैसे उत्तर भारत है या समशीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें यह घटना अधिकतर शरद ऋतु में होती है। जो भारत में ये घटना होती है पर्णपाती वृक्षों को गिराने की, ये अधिकतर शरद ऋतु में होती है, ठीक है। और इसमें सेकंड है स्टेटमेंट कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की ये मूल प्रजाति है जो शीशम है। तो याद रखना ये दोनों सही हैं, ये भारतीय महाद्वीप और दक्षिणी ईरान की ये मूल प्रजाति है। और इनकी जो सामान्यतः लंबाई यानी ऊंचाई जो होती है 25 से 30 मीटर के आसपास होती है शीशम वृक्ष की। और ये साइड्स का जो परसिस्टी सेकंड है ना उसमें शामिल है, ये साइड्स का परसिस्टी सेकंड में शामिल है। और ये पंजाब का राजकीय पशु वृक्ष भी है, पंजाब जो है पंजाब का राजकीय वृक्ष भी है ये शीशम। तो याद रखना भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की ये मूल प्रजाति भी है। तो इस तरह से इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ऑप्शन सी एक और दो दोनों। कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लो कि यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में है आपके सामने कि क्या यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक रूप या प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सेकंड है इसमें, यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं, क्योंकि यह पन्ना जो है टाइगर रूप उससे पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक रूप से लगा हुआ है, क्योंकि ये छोटे मोटे तो होते नहीं, काफ़ी क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। और यह उद्यान पश्चिमी सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, रणथंभौर, ये राजस्थान में है। और केवलादेव ये भी राजस्थान में है, सरिस्का भी है। ठीक है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य से लगा हुआ है। तो इसके दोनों ये सही हो जाते हैं, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी सही है इसका बिल्कुल। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है या कूनो नेशनल पार्क जो है, ये विंध्य पहाड़ियाँ जो है ना मध्य प्रदेश में, उसमें स्थित है और वहीं से राजस्थान से सीमा मनाता है ये। ठीक है, वहीं उसी क्षेत्र से। और जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया है मध्य प्रदेश के में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपने पढ़े होंगे कूनो, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये सभी मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र है कौन सा, दुधवा, आपने पढ़ाई होगा, वाल्मीकि है बिहार में, काजीरंगा असम में फेमस है। तो आगे देखो, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब इसमें आपको असत्य कथन छांटना है कि कौन सा मिलान गलत है। क्या रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, दुर्गावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 छांटना है। तो देखो 15 ये रामगढ़ विषधारी जो है ये राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कूनो टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये दुर्गावती जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, ये गलत है। क्योंकि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। याद रखना, ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के दमोह और सागर जिले में स्पेशली ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। तो याद रखना, ये कूनो टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में, रानीपुर भी उत्तर प्रदेश में, रामगढ़ विषधारी भी राजस्थान में है और दुर्गावती मध्य प्रदेश में। तो इसका ये डी गलत है, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो ये रीजनिंग का एक सवाल है, नेपा विपुल की माँ है। चलो करने की कोशिश करते हैं। देखो नेपा विपुल की माँ है, विपुल नीचे लगा दो वी, ठीक है। और रजत नेहा का भाई है, नेहा का आर कर दो भाई, ठीक है, भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है, तो प्रभाकर ऊपर आ जाएगा, प्रभाकर को पी से ही कर दो, ठीक है। प्रभाकर रजत का भाई है। अब ये पूछा है प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। देखो ये प्रभाकर जो है रजत का पिता हो गया, तो जब पिता रजत का है तो एन का भी पिता है। और बेटी का पुत्र जो होता है वो क्या कहलाता है। और इसमें क्या पूछा है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध होता है, यानी माँ का पिता क्या कौन होता है, तो नाना ही तो होता है माँ का पिता। तो इस वजह से ये संबंध हो जाएगा इसका विपुल से आर का, यानी उसका विपुल से प्रभाकर का, या नाना या माँ का पिता। तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो आगे ये और है आपके सामने, ये भी समझ लो कि जैसे Q का अर्थ है Q का अर्थ प्लस, देखो बामन, देखो सबसे ऐसे लिखो, चलो करने की कोशिश करते हैं थोड़ा, 1 सेकंड। देखो बामन लिखो सबसे पहले 52। अब के का अर्थ देखो, इसमें के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है भाग, तो इसमें इसे भाग दे दो, इसका 4 का नीचे लिख दो, चलो कोई बात नहीं। और क्यू का अर्थ क्या है, फिर इसमें क्यू का अर्थ है प्लस, जोड़ दो, 6 लिख दो। जे का अर्थ देख लो, जे का अर्थ है गुणा, 12 लिख दो। और टी का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दो 8 का। तो सबसे पहले भाग को करते हैं फिर गुणा को करते हैं, ये समझ लो। अब 4 से कट रहा है बामन, 13 चौका बामन, तो ये 13 आ गया यहाँ पर, ठीक है।
अब देखो 12 छिक 72 होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 72 लिख दो, ये बीच में -8 लिख दो और प्लस इधर साइड में 13 लिख दो, कर दो इसको। देखो 72 और 13, या फिर 13 से 8 कम करोगे तो 5 बचेंगे, 5 को तुम प्लस कर दो 77 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 77। उसमें 72 में ऐड कर दो, 72 और 5 77 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 77। और आप देख लेना अच्छे से। अब देखो इसमें त्रिभुज है, इसकी ट्रिक भी काफ़ी आती है, लेकिन हम ऐसे ही काउंट करके करेंगे। देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे हो गए। एक ये देख लो इधर वाला 11, एक ये देख लो 12, एक ये 13, एक ये 14, ठीक है 14 हो गए। एक इसमें देखो 2 ये 15 और एक ये देखो 16, तो 16 तो इसमें ऐसे ही काउंट हो गए 16। और देखते हैं आगे 16 और एक ये देखो 17, बताता हूँ एक सेकंड, ये 17 दोनों का, एक ये 18, एक ये 19 और एक ये कंप्लीट 20। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन देख लो, 20 से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, तो यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर नापी जाती है। शिशु मृत्यु दर जो है, यानी शिशु मृत्यु दर जो है 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर को 2026 तक 32 और 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक तो 32 और 2030 तक 22, यानी शिशु मृत्यु दर जैसे 1000 बच्चे यानी 1000 शिशु जन्म लेते हैं तो उस पर कितने की मृत्यु हो जाती है, उसका लक्ष्य 2020 तक यानी अधिक से अधिक मृत्यु हो 1000 शिशु जन्म पर 32 की 2026 तक, और 2030 तक उसे घटा करके 22 करने का ये लक्ष्य रखा गया है। सेकंड है, इसमें 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड में ये है। देखो इसके ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहले में तो 2026 तक 32 तक लाने का लक्ष्य है 0 से 1 वर्ष तक के शिशुओं का, और 2030 तक है 22 तक लाने का। और 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को ये 2026 तक 35 तक लाना है, और 2030 तक 25 तक। तो इस वजह से ये दोनों सही हैं बिल्कुल, ठीक है दोनों सही हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। कहाँ पहुँच गए, 19 हो गया, चलो थोड़ा मिस्टेक हो गई, आगे पीछे हो गया। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था दूसरे में, जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था चंद्रमा पर, उस जगह को नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा है, शिव शक्ति पॉइंट, याद रखना अच्छे से। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जाएगा। कार्बन मुक्त गांव पहला ठाणे महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या नालंदा बिहार में। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठाणे मध्य प्रदेश का है। ठाणे जो है मध्य प्रदेश का, तो इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनाया गया है, किसको, ठाणे को। और इसको कार्बन न्यूट्रल गांव बनाने का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसका जो उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है महत्वपूर्ण, तो और उसके अलावा हरित पर्यावरण के लिए एक स्थायी, यानी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य तो ये हो जाता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। दूसरा है इसका
हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका कार्बन न्यूट्रल गांव को, थाणे को बनाने का। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है कि देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी पूछी जा सकती है आपसे। कार्बन न्यूट्रल गांव तो ये हो गया थाणे, और इसके अलावा न्यूट्रल पंचायत भी पूछी जा सकती है, तो वो पल्ली है। क्या है? पल्ली, जो सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है। पल्ली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला ये भी पूछा जा सकता है, तो ये माजुली है। माजुली, और ये असम में है। कहाँ पर? माजुली, असम में। और तैरता हुआ वो भी है, द्वीप भी कहा जाता है इसको, माजुली को। नहीं नहीं, सॉरी, माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप भी है, माजुली नदी द्वीप। वो तो तैरता हुआ जो काबुल नामजाओ है ना, राष्ट्रीय उद्यान है, वो मणिपुर में, और ये तो नदी द्वीप है माजुली। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है वो आपके सामने कि मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जो भारत में सबसे तगड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर ऐरावत, उसने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में? जो भारत का ऐरावत है सुपर कंप्यूटर, उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये इसमें दिया हुआ है, ये 75वां स्थान इसने प्राप्त किया है। कौन सा? 75वां। हाल ही में किस संस्था ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? आत्मघाती ड्रोन, तो इसको बनाया है आत्मघाती ड्रोन को IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने। निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है? देखो, नंदगांव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नंद बाबा भी कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से। तो ये सही जवाब है इसका, ये उत्तर प्रदेश में मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है। मिशन नंद बाबा कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश में। और इस मिशन नंद बाबा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और 2023-24 में 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन पायलट योजना के अंतर्गत स्थापित भी किए जाएंगे। कितने? 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन इसके तहत, और 1,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट किस जिले में? तो इसका सही जवाब है आगरा में खोला जाएगा ये रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट। प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध क्या होता है? प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध, तो प्रतिछाया बैंकिंग का जो संबंध होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा, यानी बैंकिंग संस्था नहीं होती हैं ये, गैर बैंकिंग संस्था होती हैं। देखो, प्रतिछाया, यही वर्ड समझ लो, ठीक है। तकरीबन बैंकिंग से संबंधित कार्य, उसी तरह के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो बैंकिंग संस्था नहीं होती हैं। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था होती हैं और इनके द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, यही प्रतिछाया बैंकिंग कहलाती है। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर के 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये सरकार की वृद्धावस्था पेंशन है, 11 जून 2019 को इसमें प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो इस योजना के बारे में देखो, इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जाती है और इसमें 500 रुपये की राशि, इस 500 रुपये की राशि में
₹300 राज्य का अंश होगा और ₹200 केंद्र सरकार देगी। यानी ये जो राशि दी जाएगी इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना में, तो ₹500 जो राशि दी जाती है उसमें से ₹300 तो राज्य सरकार और ₹200 केंद्र सरकार देगी क्या। अभी ये इसमें पूछा है कि दोनों में सही कौन सा है, आपको ये छांटना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ आगे पीछे हो गए थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 में छांटना है आपको सही कौन सा है। तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं, याद रखना दोनों ही सही हैं। इसमें जो ₹500 की राशि दी जाएगी इसमें ₹300 का हिस्सा तो राज्य सरकार का, 200 का होगा केंद्र सरकार का। और इसमें जो शामिल व्यक्ति होंगे 60 से 79 वर्ष की आयु के होंगे इसमें, ठीक है। और 11 जून 2019 को इसको शुरू किया गया था। अब देखो ये एक साइड में जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। एक साइड में तो प्राचीन नाम है, एक साइड में आधुनिक नाम है। मधुपुरी क्या मथुरा का नाम था, ब्रह्मसारणी क्या बरसाना का था, ब्रह्मवर्त क्या बिटूर का था, या चंद्रनगर फर्रुखाबाद का था। क्वेश्चन नंबर 21 में जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है, प्राचीन नाम का आधुनिक नाम। तो याद रखना है ये इसका ऑप्शन सही है डी, जो फर्रुखाबाद है ये चंद्रनगर का आधुनिक नाम नहीं है। और चंद्रनगर का जो आधुनिक नाम है वो फिरोजाबाद है। क्या है, फिरोजाबाद। चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच नगरी भी कहा जाता है फिरोजाबाद को, ठीक है। बाकी सभी सही हैं। मधुपुरी मथुरा का पुराना नाम है, ब्रह्मसारणी ये बरसाना का है, ब्रह्मवर्त ये बिठूर का है। अब ये आपको इसमें मिलान करना है। एक साइड में देखो नहर परियोजना है और एक साइड में उसका उद्गम स्थल है। मध्य गंगा नहर, सरयू नहर, घग्गर नहर और मोदहा बांध नहर। मध्य गंगा नहर कहाँ से निकलती है, तो इसमें ये छांटना है कहाँ से निकलती है। तो देखो मध्य गंगा नहर जो है ये बिजनौर से निकलती है। सरयू नहर ये कतरनिया बहराइच से निकलती है। घग्गर नहर मिर्ज़ापुर से, और मोदहा बांध नहर जो है हमीरपुर से। तो इसका ये चारों ही मिलान सही है बिल्कुल, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो लगातार हैं ये सभी। तो देखो इसमें लगातार कौन से में, इसमें ऑप्शन सी सही है इसका, 1, 2, 3, 4। अब ये कथन है आपके सामने कि माहीगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मिलता है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो अब इसमें से देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये तकरीबन दोनों ही सही हैं। जो महागीर जनजाति है ये मुख्य रूप से बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर कहाँ पर है, स्थिति कहाँ पर है बिजनौर की, आप जानते होंगे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, और बिजनौर उत्तराखंड से सीमा बनाता है। किससे, उत्तराखंड से, सहारनपुर बिजनौर उस साइड में, ठीक है। और बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पर, बिजनौर में, ये भी सही है बिल्कुल। तो इसके ये दोनों ठीक हैं। और ये जो माहीगीर जनजाति है ना, ये मुख्यतः अब ऐसे समझ सकते हो इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है और इस्लाम के ये अनुयायी कहे जाते हैं। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो मछली पकड़ना है। अब आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाने वाले उपागम हैं। बैंक दर में वृद्धि, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, ये पूछा है इसमें। जो सही हो वो छांट लेना। फिर बैंक दर में वृद्धि की जाती है क्या मुद्रास्फीति की स्थिति में, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है, यानी जो CRR होता है उसमें वृद्धि की जाती है, या सामयिक तरलता अनुपात में वृद्धि की जाती है, SLR में वृद्धि की जाती है, CRR में वृद्धि की जाती है, या बैंक दर में वृद्धि की जाती है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके ये तीनों ही सही हैं बिल्कुल, तीनों में ही वृद्धि की जाती है तभी मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। अगर कमी कर देंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी,
ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक दर में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि बैंक दर अधिक कर दी जाएगी तो लोग बैंक कम लेंगे, बैंकों वो लोन कम लेंगे, उस वजह से लिक्विडिटी कम होगी। जब पैसे कम होंगे तो मांग भी कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम कम हो जाएगी। ठीक है, और नकद आरक्षित अनुपात जो है CRR, वो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। अगर RBI उसमें वृद्धि कर देगी तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो लोगों को ऋण कम देंगे, उसी वजह से लिक्विडिटी कम होगी तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। सांविधिक तरलता अनुपात जो है SLR, वो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। देखो CRR और SLR में यही फ़र्क होता है कि CRR तो बैंकों को RBI के पास रखना होता है कैश के रूप में, और सांविधिक तरलता अनुपात जो है ये अपने पास रखना होता है। ठीक है, जब अपने पास यानी एक राशि होती है उस परसेंट के हिसाब से, तो उस राशि को, और ये SLR को इसको जो जारी करता है यानी SLR की जो लिमिट तय की जाती है ये RBI के द्वारा ही तय की जाती है। तो RBI SLR को वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं। अगर इसमें भी वृद्धि होगी तो पैसे की जो लिक्विडिटी है वो कम होगी, उस वजह से मुद्रास्फीति भी फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं, ये समझ लो अच्छे से। अब देखो 32 है क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है ये छांटना है। जीवों के शुष्क बाहर का लगभग 49% कार्बन से बना होता है। दूसरा है इसमें कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित होता है। तीसरा है इसमें जीवों के फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब इसमें जो गलत है वो छांटना है क्वेश्चन नंबर 32 में। देखो जीवों के शुष्क बाहर का लगभग 49% कार्बन से बना होता है, बिल्कुल ठीक है, होता है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। देखो फास्फोरस जो है अधिकतर जो भंडारित है अधिकतर चट्टानों में ही है। ठीक है, और अधिकतर इसका जो जीवों को जो प्राप्ति है वो चट्टानों से जो अपक्षय होता है, अपरदन होता है या अपक्षय उसका चट्टानों का जो होता है तो उसी से ही प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसके ये तीनों तो सही हैं बिल्कुल। अब इसमें फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो इसका ये ऑप्शन डी गलत है बिल्कुल। फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं जो फास्फोरस चक्र होता है उसमें वायुमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी वायुमंडल की भूमिका इसमें नगण्य होती है, क्योंकि जीव व पर्यावरण जो होता है ना उसके मध्य फास्फोरस का विनिमय नहीं होता है। फास्फोरस उसका जीव और पर्यावरण के मध्य फास्फोरस का कोई विनिमय नहीं होता है, और फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका नगण्य होती है। तो इस वजह से फास्फोरस चक्र में कार्बन जो है कोई भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, तो इसका यही गलत है। अब आगे देखो इसमें सही युग्म का चयन करना है आपको। SDG 3 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। SDG 8 धारणीय स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। SDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन से संबंधित है। और SDG 17 सतत विकास। देखो इसमें आपको SDG जो लक्ष्य दिए गए थे 2015 में, अब आपको वो पूछना है जिनका लक्ष्य को प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, जो पेरिस सम्मेलन हुआ था कोप का, उसमें दिए गए थे ये। ठीक है, तो आपके सामने ये देखो SDG 3 जो है इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। SDG 8 धारणीय स्वच्छ ऊर्जा का प्रावधान है 8 में, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। SDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन से संबंधित है, क्या सही है बिल्कुल। लेकिन ये जो 17 है ये गलत है, क्योंकि जो SDG 17 है उसमें जो प्रावधान किया गया है सामूहिक लक्ष्य हेतु साझेदारी से संबंधित प्रावधान है, यानी सभी से संबंधित। लेकिन इसमें सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना ये नहीं है इसमें, तो इसका ये गलत है। इसका बाकी सभी सही हैं। सॉरी सतत विकास, सतत तो संपूर्ण हो गया ना, तो मैं शायद इसमें गलत बोल गया हूँ। देखो दोबारा जल्दी, कन्फ्यूजन
देखो दोबारा देखते हैं, पहले से देखो कि जो SDG है, SDG 3 इसमें नहीं है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये 4 में है, 4 में। और SDG 8 ये दहाड़ियाँ स्वच्छ ऊर्जा, तो इसमें गलत दिया हुआ है। आगे तो स्टार्टिंग में ये गलत है, जो दिया है इसमें ये सही है इसमें, ठीक है। तो SDG 8 क्या कहता है, SDG 8 के बारे में बता दूं, ये उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी गलत है इसमें। और SDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन से संबंधित है क्या, SDG 11? नहीं, ये भी गलत है इसमें। सम्मानीय शहर और समुदाय से संबंधित है ये। देखो आपको मोटे रूप में बता देता हूँ, जो पहला SDG है वो शून्य गरीबी से संबंधित है, दूसरा है शून्य भुखमरी से, तीसरा है इसमें उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली से, चौथा है इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, पांचवा है लैंगिक समानता से, और छठवां SDG है स्वच्छ जल और स्वच्छता से, और सातवां है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा से, और आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक भागीदारी से, और नौवां कहता है कि नौवां जो है SDG उसमें प्रावधान है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है, नौवां। 10वां असमानताओं में कमी से संबंधित है, 11वां है सम्मानीय शहर और समुदाय से संबंधित है, और 12वां क्या कहता है, 12वां कहता है सम्मानीय उपभोग और उत्पादन से संबंधित है 12वां, और 13वां जलवायु परिवर्तन से, 14वां इम्पोर्टेंट है जल में जीवन से संबंधित है, और 12वां कहता है भूमि पर जीवन या थल पर जीवन से, 16वां कहता है शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से संबंधित, और लक्ष्य हेतु भागीदारी से संबंधित है 17वां। तो इसका सही जवाब है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाकी तीनों गलत हैं इसमें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है 4 में SDG में, और SDG धारणीय स्वच्छ, जो धारणीय स्वच्छ ऊर्जा का प्रावधान है वो इसमें नहीं है, तो इस वजह से इसका ये बाकी सभी गलत हैं और डी सही है। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम था, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, तो ये जातीय सरकार था। जातीय सरकार कहा जाता था बंगाल के मिदनापुर तामलुक में स्थापित जो समानांतर सरकार थी उसका नाम जातीय सरकार था। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण, तो नील दर्पण को लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा था। और इसमें बंगाल में नील की खेती करने वाले किसान थे ना, उसकी दुर्दशा को दर्शाया गया था इसमें नील दर्पण में। और एक और फेमस राइटर हुए हैं भारत के RC दत्त, उनके द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। RC दत्त के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास। और इंडिया टुडे जो थी रजनी पामदत्त के द्वारा प्रकाशित की गई थी या रचित की गई थी इंडिया टुडे। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम गलगोटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? कौन सा गलगोटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1919, देसी भाषा प्रेस 1878, चार्टर अधिनियम 1853। तो याद रखना ये जाना जाता है ऑप्शन सी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 का। इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और उस टाइम था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। और पूरी तरह से समाचार पत्रों पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसी को भारतीयों के द्वारा गलगोटू अधिनियम की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और 1882 में फिर आगे चल कर के 1882 में कब? 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन के टाइम से ही नियमित जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी 1881-82 थे। और मेयो के टाइम में 1871 में,
उसकी जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन क्रम से देखा जाए तो 10 वर्षों के आधार पर जो होती है उसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम से। आगे देखो, कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 में प्रदान किया गया था। कम्युनल अवार्ड उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1932 में? यही याद कर लो, 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1932 में, जब कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया था। अब ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। एक साइड में योजना है और एक साइड में उसकी स्टार्टिंग का दिन है, जब स्टार्ट की गई थी योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो याद रखना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है ये 31 मई 2019 को स्टार्ट की गई थी। कब? 31 मई 2019 को। तो देखो 31 मई 1 का 4 हो जाएगा। और किसान संपदा योजना जो स्टार्ट की गई थी 26 मई 2017 को, बी का 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 18 फरवरी 2016 को। कब? 18 फरवरी 2016 को, इसका 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ये की गई थी 1 जुलाई 2015 को, तो इसका 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन में देख लेना। दोबारा देखो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 31 मई 2019, किसान संपदा योजना 26 मई 2017, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 1 जुलाई 2015 को। 4 3 2 1 ऑप्शन में देख लो, तो बी सही है इसका। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1948 में। IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी। निम्न में से कौन से भुगतान संतुलन यानी BOP के भाग हैं, ये पूछा है। चालू खाता, पूंजी खाता, अशुद्धियां तथा भूलें, विदेशी मुद्रा, प्रारक्षित कोष में परिवर्तन। यानी भुगतान संतुलन जो होता है एक देश के अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात होता है यानी लेन देन जो होता है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यह इस स्थिति को भी बताता है कि देश में धन की अधिकता है या कमी है, ठीक है। तो ये लेन देन को प्रदर्शित करता है, लेन देन बताता है। तो ये इसमें देखो चालू खाता भी इसी से संबंधित है। पूंजी खाता भी, अशुद्धियां तथा भूलें भी, और विदेशी मुद्रा, प्रारक्षित कोष में परिवर्तन, ये सभी भुगतान संतुलन से संबंधित हैं। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये सभी भुगतान संतुलन से संबंधित हैं। आगे देखो, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपने पढ़ाई होगा अच्छे से। ना तो अधिकतर समाजवादी है ना पूंजीवादी है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित रूप है दोनों का। दोनों अर्थव्यवस्थाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में समाहित हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। बिल्कुल सही है। भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। उससे लिया गया है USSR से यानी रूस से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ओनली स्टेटमेंट ए सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, ये छांटना है। बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है। जो बजट में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है 2022-23 में, उसका उद्देश्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या
5 MMT का मतलब है मिलियन मीट्रिक टन, यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो ये हरित हाइड्रोजन मिशन जो है ये शुरू किया है 2023 में, यानी जनवरी 2023 में, और इसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने, और उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, और इसमें जो व्यय आएगा वो 19,744 करोड़ के करीब इसमें खर्चा आएगा। और इसके बारे में बता दूं कि इसमें 2030 तक के लिए जो इसमें संभावित परिणाम दिए गए हैं, वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में समझ लो कि इसमें देश में कुल लगभग 125 गीगावाट की ये योजना रहेगी, यानी इसमें ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की जाएगी इसमें, और हर साल किया जाएगा 5 MMT यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन हर साल किया जाएगा, ना कि 2030 तक। तो इसका ये सेकंड तो गलत हो जाता है, और 2023 में इसकी घोषणा की गई है। पहला तो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में देखा जाए तो जैसे ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन होता है उसमें भी इससे 50 मिलियन मीट्रिक टन की तकरीबन कमी आएगी, यानी हर साल तकरीबन 50 मीट्रिक टन की इसमें कमी आएगी। तो इसका सही जवाब है केवल स्टेटमेंट एक सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसमें केवल एक। कोयला उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। क्या भारत में छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है? सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है कोयला उत्पादन में। और तीसरा है इसमें भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 44 है, तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा सही है, या 1, 2, 3 या कोई भी नहीं, या सभी, या ये देखने हैं आपको। देखो पहले इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि देखो कोयले एंड से देखो, तीसरे को देखो पहले स्टेटमेंट को, कि भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भारत में कोयले की गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसी में सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। कोयला यानी तकरीबन देखा जाए तो 98-97% के करीब गोंडवाना से किया जाता है, और उसमें भी बिटुमिनस का उत्पादन किया जाता है। क्या सर्वाधिक हिस्सेदारी इसमें निजी क्षेत्र की है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निजी क्षेत्र की कहाँ से होगी कोयले में, ये तो सरकार के कब्जे में अधिकतर है, और इसमें भी सरकार के हिस्से की इसमें हिस्सेदारी है तकरीबन 96% और निजी क्षेत्र की है 4% के करीब, तो ये गलत है। और छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में देश में सबसे पहले नंबर पर है, तो ये सही है। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। उसके बाद है उड़ीसा तकरीबन 21.53 के करीब करता है, थोड़ा ही कम है इससे। और मध्य प्रदेश भी काफ़ी करता है, मध्य प्रदेश करता है तकरीबन 18.51% के करीब कोयले का उत्पादन। तो इस वजह से इसके पहले और तीसरे सही हैं, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें सर्वाधिक जो हिस्सेदारी है कोयले उत्पादन में, ये सार्वजनिक क्षेत्र की यानी सरकारी क्षेत्र की है। तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं? देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है आपके सामने ये। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं दिल्ली और जो पांडुचेरी में है विधानसभा, उसके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल इसमें भाग लेते हैं। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो देखो पहला तो इसमें बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित लेते हैं, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित लेते हैं। याद रखना, मनोनीत कहीं पर भी दिख जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, कोई भी इसमें जो मनोनीत सदस्य होता है वो नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसको तो राष्ट्रपति ही करते हैं ना, क्योंकि जब राष्ट्रपति बन जाएगा तभी तो उनको मनोनीत करेगा। तो मनोनीत राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भाग नहीं लेता है, लेकिन मनोनीत सदस्य जो होते हैं लोग संसद के, वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
ठीक है। और ये जो राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं इसकी कोई इसमें भागीदारी नहीं होती है, तो ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3। और भारत का राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और कम से कम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लिए होती है न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कितनी 25 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। आगे देखो, संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। आपने देखा होगा 7वीं अनुसूची में ही प्रावधान किया गया है। तीनों प्रकार की जो हैं सूचियां आपके सामने दी गई हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तो उसी के अंतर्गत जीएसटी वगैरह जो लगाए जाते हैं वो सभी उसी में प्रावधान है। और समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के से, याद रखना। अब देखो, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने मद हैं, यानी कितने विषय आते हैं 12वीं अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखना, 12वीं में तो है 18 और 11वीं में है 29। कितने? 29 विषय। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन से, 11वीं को जोड़ा गया 73वें से। दोनों संविधान संशोधन हुए 1992 में। ठीक है, 1992 में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या एक सेकंड, क्या उल्लेखित है? जो ये सामने प्रावधान दिए हुए हैं इसमें से भारतीय संविधान में क्या है? संसद राष्ट्रपति को संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बना होता है क्या? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब इसमें से देखो कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में, क्या संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बना होता है? क्या राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? तो दोनों सही हैं इसके तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों। संसद जो है राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के बनी होती है, और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। याद रखना, शपथ लेने से पहले उसको वो सदन छोड़ना होगा, तभी वो राष्ट्रपति बनेगा, या फिर चुनाव लड़ने के लिए ही। कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये सभी अधिकार जो अनुसूचित जाति मानी जाएगी या अनुसूचित जाति के निर्धारण का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति है। ठीक है, आगे देखो, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो देखो, ये तो न्यायपालिका को ही माना जाएगा, क्योंकि जैसे देखो, मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, तो वही तो रक्षा करता है। यानी वो संविधान के जो नियम हैं, जो प्रावधान किए गए हैं मौलिक अधिकारों में, उनका उल्लंघन करने से न्यायपालिका ही तो बचाती है। तो उसी हिसाब से संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो न्यायपालिका को ही संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है। संसदीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? संघीय व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता है क्या? संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण है क्या भारतीय संविधान में, यानी संघीय प्रणाली में? संसद की सर्वोच्चता है? संविधान के निर्वचन की न्यायालयों को प्राधिकार है क्या? तो देखो, ये तो सिंपल हो जाता है, संसद की सर्वोच्चता भारत में नहीं है। भारत में जो सर्वोच्चता है वो संविधान की है, और संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण भी है,
और संविधान के निर्वचन में न्यायालय को प्राधिकार भी है। संसद की जो सर्वोच्चता है वो ब्रिटेन में है, ठीक है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या। वैसे भारत में भी सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर है इसमें ओडिशा, तीसरे पर है राजस्थान। अनुसूचित जनजाति। अब आगे देखो, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा है। मलिन बस्तियों का प्रतिशत किस में रहा है सबसे अधिक? तो इसका सही जवाब है जो मलिन बस्तियों का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुंबई में है सबसे अधिक। और कितना है ये कुल जनसंख्या का है? तकरीबन 41.3%। कितना? सर्वाधिक है 41.3%। उसके अलावा कलकत्ता में भी काफ़ी है, इसमें 29%, 29.6% के करीब है। चेन्नई में भी है तकरीबन 28%, और दिल्ली में कम है इनसे 18.6% है। और मलिन बस्तियां जो हैं भारत के लगभग 17.4 शहरी भारतीय परिसर में यानी परिवार में है। जो भारतीय में जो परिवार हैं वो तकरीबन देखा जाए तो 17.4% है भारत में मलिन बस्तियां। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, यानी 10 लाख की आबादी वाला कौन सा शहर नहीं है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, इसका 54 का आंसर है डी। लखनऊ मिलियन शहर है, कानपुर भी और गाजियाबाद भी। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। देखो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो था युगों पुराना था, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा पहले भूभागों से होकर के था। ठीक है, जो जलमार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों में वास्को डी गामा ने की थी 1498 में, लेकिन उससे पहले जलमार्ग की उससे पहले तो स्थल मार्ग से आते थे। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बाद में हुई जलमार्ग की खोज, तो ये पहला तो इसमें सही है। दूसरा है इसमें उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय बाद खोला, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। जैसे देखो हेनस्वांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, और वो भी आया, क्या बोलते हैं, निकोलो कांटी भी आया था, और इब्न बतूता आया था, ये सभी आए थे। तो ये समुद्र के मार्ग से तो काफ़ी पहले आए थे। फायान भी आया था। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। बिल्कुल सही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां, ये भी बिल्कुल सही है। भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, स्थिर नहीं है। देखो इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है वो भारत का कह सकते हो, भारत का जो क्षेत्रफल है या भारत है वो उत्तर की ओर खिसक रहा है। हर साल तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर के करीब खिसक जाता है, और उसी वजह से स्थल संपीड़ित बल भी लग रहा है उसमें। उसी वजह से हिमालय की जो ऊंचाई है वो दिन रोज वृद्धि हो रही है उसमें, चाहे धीमी गति से हो रही है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, यानी स्थिर नहीं है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यही गलत है इसका, और गलत ही पूछा है इसमें। भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या 5 वर्गों में? भारतीय नदियों को देखो, वैसे तो भारत का जो अपवाह तंत्र है ना, उसका नियंत्रण जो होता है भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है।
ठीक है। और इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ। जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ हैं, यानी उसमें 12 माह पानी भरा रहता है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखना इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, क्योंकि जो हिमालय हिम से ढका रहता है उसी वजह से उन्हें हिम से पानी की प्राप्ति होती रहती है हिमालय की नदियों को। इसी वजह से उन्हें बारहमासी कहा जाता है, या 12 महीने पानी से रहती हैं। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उन्हें अधिकतर पानी बरसात से ही प्राप्त होता है, इसी वजह से उन्हें मौसमी नदियाँ भी कहते हैं। अब देखो काकोरी कांड, जो काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है हाल ही में। तो काकोरी कांड जो है, इस मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था, ये पूछा है इसमें। अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या भगवती चरण बोहरा को। तो इसका सही जवाब है अशफाक उल्ला खां को काकोरी कांड में फांसी पर लटका दिया गया था। और ये जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और एक सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, ठीक है, जिसको काकोरी में रोक लिया था और उसमें जा रहा था सरकारी खजाना, उसको लूट लिया था क्रांतिकारियों ने। और इनके खिलाफ फिर मुकदमा चला था। इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, ये इस तरह के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये पुलिस की गिरफ्त से भाग गए थे, यानी इन्हें पकड़ा नहीं गया था, इस वजह से बच गए थे। और इसी का नाम अब चेंज कर दिया गया है, थोड़े दिन पहले काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है काकोरी कांड का। देखो निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी, अंग्रेज जनरल जो था बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था। अंग्रेजी तो जानता ही था, कौन सा अंग्रेज था ऐसा जो बंगाली भी जानता था, अरबी भी और फारसी भी। तो इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, ये अंग्रेजी के अलावा बंगाली, अरबी और फारसी भी जानता था। और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और ये 1772 में बन करके आया था। कब? 1772 में बंगाल का गवर्नर बन करके आया था। बंगाल का ये आखिरी गवर्नर भी था और भारत का पहला उसका मैं भारत बोल गया हूँ, बंगाल का पहला गवर्नर था और बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसी के टाइम में आया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी के टाइम में। और इसने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसे काफ़ी अधिकार दिए गए थे और उनका इसने काफ़ी दुरुपयोग भी किया था। ठीक है, इसी वजह से इस पर फिर महाभियोग भी लगा था। लंदन में जाकर के एडमंड बर्क नाम का एक व्यक्ति था, उसने लगाया था इस पर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल भारत का राज्य था जिसमें सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी। कब बनी थी? 1957 में। और इसके तहत जो मुख्यमंत्री बने थे नमूदरीपाद बने थे, नमूदरीपाद। तो आज दोस्तों इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ, फिर अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम आपको, और नहीं किया है तो शेयर भी कर दो और लाइक शेयर भी कर लो। अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहो। बाय।